सर गुड मॉर्निंग। सर आपका प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्या कहना है? देखो ऐसा है, पब्लिक जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या जो प्राइवेट मतलब यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी जैसी भी हैं, तो मेरा देखो किसी का कोई मैं विरोध नहीं करता। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सरकार जो है इतना भारी आपको भारी भरकम सुविधाएं दे रही है, तनख्वाह दे रही है, तो ये आपकी मोरल ड्यूटी बनती है कि जब प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का वहाँ पर वो मतलब इतनी मेहनत करके वो दुनिया के प्रचार करके इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, तो क्या जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोफेसर काम करते हैं उनके पास इतना अनुभव है और हर एक कॉलेज को किसी को ए ग्रेड मिला हुआ है, किसी को A+ मिला हुआ है, किसी को A++ मिला हुआ है, वो इतने इंटेलेक्चुअल भी हैं कि उनकी MPhil PhD नेट JRF। तो मेरे समझ से एक बात नहीं आती है कि आखिरकार क्यों नहीं हर एक कॉलेज में एक हम जब कंपटीशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए डेडिकेटेड एक लैब बनाएं और अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट से हूँ तो मैं कॉमर्स पढ़ाऊँ, कोई साइंस डिपार्टमेंट से कोई साइंस पढ़ाए, कोई हिस्ट्री डिपार्ट। अब हिस्ट्री का हमारे रामजस कॉलेज में 3rd पोजीशन आई है, एक इंडिया टुडे रैंक की है। तो भाई इसका मतलब है कि बहुत ब्राइट टीचर्स हैं, तो फिर पढ़ाओ ना, IAS की बच्चों को पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ। तो जो एक कोच मतलब जो बाहर जा रहा है बच्चा, उसको आप अगर अच्छे देंगे तो उनके पैसे यहीं पे बचेंगे। और वो जो है जो कॉलेज में आएंगे तो फिर बच्चा स्टूडेंट टीचर सब मतलब उसमें गरीब जो बच्चे हैं स्पेशली उनको भी एजुकेशन अच्छी मिलेगी। अभी क्या हो रहा है, मतलब एक तरफ तो खून पसीना बहा रहे हैं टीचर, दूसरा एक तबका ऐसा है जो जानबूझ करके वो इस तरह की अवहेलना कर रहा है नियम कानूनों की और अपने ईमान और धर्म की, कि जिससे कि जो सारे के सारे प्राइवेट कोचिंग से पढ़ने चले जाए। तो उससे सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रॉब्लम है ना, वो SC ST के स्टूडेंट को, OBC के स्टूडेंट को, गरीब बच्चों को, जो और भी समाजों में जो गरीब बच्चे हैं या इनमें भी जो गरीब बच्चे हैं, वो कैसे इतनी फीसें वहन करें, जबकि इंटेलेक्चुअल के आधार पर कॉलेजेज में जो शिक्षक हैं वो बहुत ही ब्राइटेस्ट हैं, अपराइट टीचर्स हैं। तो मेरा मानना ये है कि अंकुश हर एक कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को लगाना चाहिए, पहले ये इंश्योर करें कि भैया वो टीचर आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कितने बजे आ रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं, और वो क्लास में क्या डिलीवर कर रहे हैं। एक इस तरह का देखो, NEP में एक चीज़ बता देता हूँ 2020 में क्या इंपॉर्टेंट है। उसमें जो असेसमेंट है वो समेटिव असेसमेंट नहीं है कि जी 4 महीने पढ़ा दो, 2 पेपर लिख दी, 2 पेज लिख के दे दी, उस पर नंबर लगा दो। उसमें कॉन्टीन्यूस असेसमेंट है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। तो ये कॉलेज प्रिंसिपल्स की भी ड्यूटी बनती है कि सभी टीचरों को बुला करके मतलब डिपार्टमेंट वाइज पूछें कि भाई साहब आप अपना दीजिए प्लान, आप अपना असेसमेंट मेथड दीजिए। तो जब असेसमेंट मेथड कॉलेज प्रिंसिपल ले लेंगे और थ्रू मतलब कमेटी बना के या जो टीचर इंचार्जेज हैं या जिस तरह से भी व्यवस्थाएं बनाएं उसके थ्रू अगर काम करेंगे तो हमारी जो पब्लिक एजुकेशन फंडेड जो एजुकेशन है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। NEP में कॉमर्शलाइजेशन एजुकेशन का विरोध हुआ है। तो मेरे हिसाब से जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को जो मतलब एक तबका जो सपोर्ट करता है और उनके सारे पे जो काम कर रहा है, मैं उसका तो विरोधी हूँ। जब सारा का सारा सरकार दे रही है, इतनी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तो भाई आप जस्टिफाई तो करो। अब ये थोड़ा है कि आपके हर महीने अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो मेरे हिसाब से पहले हर एक सब प्रिंसिपल्स को ये देखना चाहिए उनके यहाँ पे ट्यूटोरियल रूम्स हैं, उनके यहाँ पे कंप्यूटर रूम्स हैं, उनके यहाँ पे क्लास रूम्स हैं रिक्वायर्ड। तो अगर रिक्वायर्ड कंप्यूटर लैब नहीं है, रिक्वायर्ड ट्यूटोरियल रूम नहीं है, रिक्वायर्ड लेक्चर रूम नहीं है, तो पढ़ा कहाँ रहे हैं फिर? तो ऐसी चीज़ों पे अगर कोई संवेदनशील प्रिंसिपल साहब होंगे तो वो उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। हर एक कॉलेज प्रिंसिपल्स को कम से कम मिनिमम इतनी चीज़ों को बारीकी से देखना होगा। थैंक यू, नमस्कार।